नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ पंकज। आपका शहर और आपकी खबर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले खबर पर मुंबई ले चलते हैं, जहां महाराष्ट्र सरकार को हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 2006 ट्रेन ब्लास्ट के सभी 11 आरोपियों को रिहा कर दिया है। 19 साल पहले एक के बाद एक सीरियल ट्रेन ब्लास्ट में 189 लोग मारे गए थे। कोर्ट ने कहा एटीएस के पेश एविडेंस विश्वसनीय नहीं है और उन पर आरोपियों को सजा नहीं दी जा सकती है। 11 जुलाई 2006 में 11 मिनट के अंदर मुंबई के 7 स्थानों पर ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इन धमाकों में 189 लोग मारे गए थे और 824 लोग घायल हुए थे। पूरे देश को हिला देने वाली इस घटना के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी आजम चीना का नाम आया था और एटीएस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया था और इनके घरों से आरडीएक्स भी बरामद किया था। मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई, बाकी 11 को आज मुंबई हाई कोर्ट ने निर्दोष घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि निचली अदालत ने सभी को सजा सुनाई थी। अब महाराष्ट्र सरकार हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। पूरे घटनाक्रम पर मुंबई से हमारे संवाददाता गणेश विश्वकर्मा बता रहे हैं कि कैसे मुंबई में हाहाकार मचा था और सरकार हाई कोर्ट में केस क्यों हारी। गणेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? जी 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 मैं बताना चाहता हूं कि गणेश जी, जी जी ये आज जो डिसीजन आया हाई कोर्ट का, उसमें 11 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ये 2006 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद ये हाई कोर्ट का डिसीजन, कैसे देख रहे हैं इसको वहां के लोग? जी, आपको बता दें कि 2006 में शाम 6:30 बजे जब घटना हुई कि 11 करीब 7 जगह जो है जिस तरीके से बम धमाका हुआ प्रेशर कुकर में, और जैसे कि माटुंगा, माहिम, बांद्रा, जोगेश्वरी, खार जैसे स्टेशन पर मुंबई की लोकल ट्रेन लाइफलाइन कहे जाने वाली जिस तरीके से धमाका हुआ था, करीब 180 लोग मारे गए थे। 180 लोग मारे गए थे, 824 लोग घायल हुए थे। तो मुंबई एक उस समय पूरे महाराष्ट्र दहल गई थी, लोग डर गए थे। लेकिन एक लोगों की आस थी कि जो भी आतंकी थे या जो मारे गए थे उसमें आरोपी को सजा मिलेगी, उम्र कैद होगी। ये आस, उसमें से 5 आरोपियों को जो है कि मृत्यु दंड दिया गया था और जो है 7 लोगों को उम्र कैद सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत ने जैसे ही सजा सुनाई, लेकिन आज एक बड़ा फैसला आया। बड़ा फैसले में जो है कि ये हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो महाराष्ट्र की पब्लिक, दर्शकों को यहाँ पर हाई कोर्ट के पास तांता लगा है। लोगों को एक बहुत दुख भी है कि ऐसे लोग अगर हम मारे जाएंगे तो कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। गणेश, आपने लोगों से बात की क्या? इस निर्णय पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? लोगों की जो है बहुत लोगों ने दुख और ये किया है कि ये जो भी फैसला है ये गलत है और ये यहाँ की महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट रुख की है। और देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद क्या होता है। लेकिन जहां तक जो है कि जो आरोपी छूटे हैं, 12 में से एक की तो मृत्यु हो गई थी, 11 आरोपियों की जो सजा खारिज की गई है, तो उस लिए उनके घरों में तो खुशी का आनंद है कि हम निर्दोष हैं। लेकिन पब्लिक जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अब सरकार के किसी प्रतिनिधि से आपकी बात हुई, उनका अगला कदम क्या है? सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही हो। अब अगला कदम देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ही कुछ जो है कि पता चलेगा। अभी ऐसी जो है कोई खबर नहीं है और लोगों के लेकिन बहुत दुख है, लोगों को मन में पीड़ा है। चलिए ठीक है, आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये महाराष्ट्र सरकार का एक हार है या इसको जो भी कह लें। कुल मिलाकर इतने आरोपियों का एक साथ रिहा हो जाना इतनी बड़ी घटना पर, तो इन्वेस्टिगेटिंग टीम का या जो भी एजेंसी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसकी कार्यप्रणाली पर जो निश्चित तौर पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। अगर ये निर्दोष हैं तो फिर दोषी कौन, ये एक अपने आप में बड़ा प्रश्न है सबके लिए। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीएम राइज स्कूल की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने और बच्चों को हाईटेक शिक्षा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर जिले में सीएम राइज स्कूल बनाने की घोषणा की थी।
इस पर तेजी से काम भी शुरू हुआ। पूरे प्रदेश में 400 सीएम राइज स्कूल बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये जिम्मेदारी निभाने में फेल होते दिखाई दे रहे हैं। 60 से 70% काम हो चुका है, लेकिन इसमें अब बड़े स्तर का भ्रष्टाचार दिखने लगा है। उदाहरण के तौर पर हरदा जिले के आबगांव का सीएम राइज स्कूल देखिए, जहां केवल अनियमितताएं ही दिख रही हैं। यहां काम कर रही कंपनी गुजरात बेस्ड है। नटवर लाल कंस्ट्रक्शन को हरदा जिले में 3 स्कूलों का काम दिया गया है। इन स्कूलों में तय सीमा से अधिक डस्ट और मोटी रेत का उपयोग किया जा रहा है, जिससे दीवारें अभी से चटकने लगी हैं। स्कूल की छतों से पानी भी टपक रहा है, जो ये दर्शाता है कि स्कूल निर्माण में कितनी घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। आपको दिखा रहे हैं कि ये जो स्कूल का निर्माण हुआ है, ये सीएम राइज योजना थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में शुरू हुई थी। एक बड़ी अच्छी योजना थी। बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए ये प्रयास किया गया था, लेकिन आज के समय में ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता सतीश सिंह बता रहे हैं कि ये सीएम राइज स्कूलों का सच कि क्या एक्चुअल में बात है। सतीश जी, हेलो सतीश जी, सुन पा रहे हैं आप हमको? जी बिल्कुल आ रही है पंकज जी आपकी आवाज। सतीश जी, ये जो स्कूलों का हाल है, ये सीएम राइज योजना जो शिवराज सिंह जी के टाइम पे शुरू हुई थी, आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। क्या है पूरा मामला? मैं आपको बता दूं पंकज जी कि मैं इस सीएम राइज स्कूल को कवरेज करने स्वयं गया था और जो करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ स्कूल बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे 400 स्कूल बन रहे हैं और जमीनी हकीकत जानने के लिए मैं जमीन पर उतरकर इस स्कूलों का खुद भ्रमण करने गया, तो साइट पर मैंने देखा कि ना तो कोई सेफ्टी को लेके वहाँ कोई सेफ्टी जाल वगैरह लगाया गया, ना ही वहाँ पर जो है किसी प्रकार की मतलब सीमेंट रखने की कोई व्यवस्था। जंग लगा सरिया लगा रहे हैं स्कूल में, है ना। और जो है कि जो स्कूलों की बिल्डिंगें बन चुकी उनकी छतों से पानी टपक रहा है, जगह जगह दीवारों में दरारें अभी से आ गई हैं। तो इन सबको देख के लगता है कहीं बहुत बड़े रूप में भ्रष्टाचार हुआ है इन स्कूलों के नाम पर। और कहीं ना कहीं इसमें जो है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो कि मोहन यादव जी या राकेश सिंह जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, इन लोगों की देखरेख की कहीं ना कहीं कमी रही है, जिसके कारण इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा चल रहा है। सतीश, क्या इसके मामले में किसी ने कोई कंप्लेन करी है, कोई एफआईआर या कोई मुकदमा या कोई ऐसी शिकायत दर्ज हुई है क्या? नहीं, स्थानीय निवासी लोगों ने यहाँ पे जो इसकी कई बार जो है स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों से जो आते हैं, जांच अधिकारी आते हैं, उनसे कई बार इनकी शिकायत की गई कि साहब यहाँ भ्रष्टाचार के चलते जो निर्माण कार्य में जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त है, यहाँ पर जो काम चल रहा है इसको थोड़ा सा आप जांचिए और अच्छी बिल्डिंग बनाइए, अच्छा निर्माण कार्य कराइए, जो कम से कम कई वर्षों तक कम से कम एक मजबूत वो स्तंभ मिले लोगों को पढ़ने के लिए। अच्छा एक इतना बढ़िया जो शिवराज जी लेकर आए थे प्रोजेक्ट, उस पूरे उसको मट्टी पलीत करते नजर आ रहे हैं ये लोग। आपकी किसी अधिकारी से कोई इस मुद्दे पर बात हुई? आपने जानने की कोशिश करी किसी अधिकारी से? बात जी, की? मैंने इस मुद्दे पर एग्जीक्यूटिव अधिकारी जो लोकल जिले में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, उनसे इस खबर पर जानने के लिए कि भैया आपने इसका भ्रमण किया, बोले हाँ हमने तो इसका भ्रमण किया है। फिर मैंने इसके उच्च अधिकारी जो चीफ इंजीनियर केशव यादव भोपाल बैठते हैं, उनके संज्ञान में भी ये मामला डाला कि साहब इस प्रकार का ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बिल्डिंग को अभी से इतना कमजोर बनाया गया है कि ये 5-10 साल में तो ये पूरी चटक के टूट जाएंगी। अच्छा, उसी मामले को मैंने प्रमुख अभियंता जो बघेल साहब हैं उनको भी ये पूरा मामला बताया। उन लोगों का कहना ये है कि हाँ हम जाएंगे, जांच करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन लोग ये अधिकारी वहां जांच करने गए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में ये भी लिप्त हैं। कुल मिला के आपको शासन और अधिकारियों के लेवल पे उदासीनता देखने को मिल रही, जिसकी वजह से ये काम ऐसे हो रहे हैं। जी जी ठीक है सतीश जी, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा और अपडेट के साथ हम आपसे फिर बात करेंगे। धन्यवाद जी। तो आपने देखा कि कैसे मध्य प्रदेश में सीएम राइज योजना की जो एक अच्छी स्कीम शिवराज सिंह जी ने शुरू की थी बच्चों की शिक्षा को लेकर,
स्कूलों का निर्माण उन्होंने शुरू किया था। 400 स्कूल बनाने की योजना थी, जो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की अनदेखी की वजह से बलि चढ़ रही है और एक घटिया निर्माण हो रहा है। कुल मिलाकर एक भ्रष्टाचार है जिस पर कि शासन और प्रशासन दोनों को अपनी निगाह तीखी करनी पड़ेगी। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में। फतेहपुर में सरकार के साथ शामिल आपके विधायक और पूर्व मंत्री ने बगावती तेवर दिखाए हैं। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री जय कुमार जैकी एक दलित दंपति के घर पर बुलडोजर चलाने का वजह से अफसरों से नाराज हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर अधिकारियों का कारनामा बताने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों अधिकारियों ने गरीब दलित दंपति के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था। विधायक जैकी के मुताबिक 25 साल पहले पीएम आवास योजना के तहत दलित दिव्यांग दंपति ने अपना घर बनवाया था, जिसे अफसरों ने ढा दिया। अधिकारियों ने उसकी गृहस्थी का सामान और अनाज भी नष्ट कर दिया। मलवा के बरमतपुर गांव के दंपति ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर न्याय मांगा, लेकिन उसको सिर्फ आश्वासन ही मिला। अब विधायक ने मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाने को कहा है। न्यूज़ प्लस ने मुद्दा उठाया तो अब डीएम और मुख्य सचिव भी मामले का संज्ञान में ले रहे हैं। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित का क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर। हमारे भाइयों को मकान गिरा दिया, हमारे भाई को जो दो की तरफ नहीं गिराया गया और हमारी तरफ हमारे पिताजी बचपन में इसी देखकर एक्सपायर हो गए थे। जबकि सनात ओम प्रकाश सनात छेदालाल स्वर्गीय ओम प्रकाश ने गिरवा दिया गुंडई और दमंगई के बल से और काली मैयन के ऊपर अपने छत से पनारा लगा के पानी निकालता है। उसका कोई भी कुछ नहीं कर पाता, इतना बड़ा गुंडा है। क्या नाम आपका? हमारा नाम ननका कहाँ के रहने वाले? बरमतपुर मोहल्ला। अब चलते हैं फतेहपुर, जहां पर हमारे संवाददाता रिजवान बता रहे हैं कि एक्चुअली पूरा मामला क्या था। रिजवान जी, सुन पा रहे हैं आप हमको? जी सर। रिजवान जी, पूरा घटनाक्रम क्या है? ये जो दिव्यांग दलित हैं, इनका मकान के ऊपर बुलडोजर क्यों चला दिया गया? सर, क्योंकि ये मामला दिव्यांग परिवार ने कलेक्टर पे प्रदर्शन कर मांगा था। वही उनको आश्वासन मिला था। वही आपको बता दें कि आज जो है आप अपना दल के विधायक व पूर्व मंत्री जय कुमार जैकी ने वही अधिकारियों व दोषी कर्मचारियों को ठहराया है। वही उन्होंने सीएम से मिलकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराकर यूपी के लिए एक नजीर बनकर जाने की बात कही है। वही आपको बता दें कि इसका मुख्य मामला संज्ञान मुख्य सचिव और डीएम ने ले लिया। वही लखनऊ से टीमें गठित करके 3 घंटे के अंदर बरबरपुर ग्राम पहुंचकर जांच करेंगी। रिजवान जी, विधायक जी अफसरों पर काफी भड़के भी हैं, सुना? जी जी जी, काफी बढ़ गए। उन्होंने काफी गुस्सा है, क्योंकि दिव्यांग जो है पंचायत घर में रहकर अपना गुजर बसर करें, वहीं उनका काफी नुकसान भी हुआ है। गृहस्थी का सामान और अनाज भी नष्ट हुआ है। आपने प्रशासनिक अधिकारियों से इस संबंध में कोई बात की क्या? अभी तक प्रशासनिक अधिकारी के तो कोई बयान नहीं आया है, न ही उन्होंने आश्वासन दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा फतेहपुर से ये घटना, जिसमें एक दिव्यांग दलित परिवार के मकान के ऊपर बुलडोजर चलाने का मामला है, जिस पर विधायक जैकी जो हैं वो नाराज हैं और पूरे मामले को मुख्यमंत्री तक ले जाने पर अड़े हुए हैं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर, जहां से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस के पास यूं तो लोग अपने किसी के लापता होने पर जाते हैं और पुलिस उसे खोजती है, लेकिन कानपुर पुलिस खोए हुए अपने ही 161 पुलिस वालों को खोज रही है। और ये वो पुलिस वाले हैं जो छुट्टी पर गए हैं लेकिन लौटे नहीं। अब कानपुर पुलिस इनकी खोजबीन कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वालों का गायब होना चिंतनीय है। इनके बारे में अब पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये लोग कहां हैं। अधिकारी गायब हुए इन 161 पुलिस वालों को मौका भी दे चुकी है, लेकिन चेतावनी के बाद भी वे वापस नहीं आए। अब अधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं।
इस संबंध में हमारे संवाददाता ने पुलिस डीसीपी से बात की। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में एक बड़ी खलबली तब मच गई जब 161 कर्मचारी लापता हो गए। जो उन्होंने यहाँ से गए, छुट्टी पर गए, और क्या हुआ उसके बाद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी हेडक्वार्टर मोहम्मद कासिम साहब। कासिम सर, जो अभी कुछ पुलिसकर्मी जो छुट्टी पर गए उसके बाद उनकी आमद नहीं हुई लाइन पे, उनके लिए क्या है? देखिए, ऐसा है कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि पुलिसकर्मी जिनको अवकाश पे जाना होता है वो स्वीकृत शुदा अवकाश पर जाते हैं, और यदि वो उस अवकाश के बाद वो टर्न अप नहीं होते हैं, वो थाने नहीं आमद कराते हैं, तो उनकी रपट गैरहाजिरी लिखी जाती है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कुछ लोग जेन्युइन कारण से भी नहीं आ पाते। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के परिवार में कोई हादसा हो गया, तो कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन जो पुलिस रेगुलेशन में जो प्रावधान है उसके तहत फिर कार्रवाई की जाती है। उसकी जांच होती है, यदि जांच में पाया जाता है कि गैरहाजिरी जेन्युइन है तो फिर उसको उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाती है। इस तरह के प्रकरण संज्ञान में आए, कुछ लोग जानबूझ करके जो गैरहाजिर हो रहा है उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों ने कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके विरुद्ध हम लोगों ने लघु दंड में, कुछ लोगों के विरुद्ध हम लोगों ने दीर्घ दंड में भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। और इस तरह के जितने भी प्रकरण हैं हम लोग समय समय पर उसकी समीक्षा करते हैं। यदि कोई अनावश्यक रूप से जानबूझ करके गैरहाजिर होता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है। कौन कौन से रैंक्स के अधिकारी हैं जो इस समय लगभग नहीं आए, आमद नहीं हो पाई है रवानगी होने के बाद अभी तक? इसमें यूजुअली सभी रैंक्स के अधिकारी शामिल हैं, कांस्टेबल से लेकर के इंस्पेक्टर्स तक सभी इसमें शामिल हैं। और इसको हम लोग अभी इसके एनालिसिस कर रहे हैं। जो भी इसमें नियमित रूप से जो लगातार जो गैरहाजिर चल रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, बताया डीसीपी हेडक्वार्टर ने कि जो लोग गायब हैं, जो लोग आमद जिन्होंने नहीं कराई है दोबारा, और अगर कोई पारिवारिक कारण है तो उनको छोड़ के बाकी अगर किसी और कारण से वो लोग अनुपस्थित हैं तो उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करने का मन बना चुका है कानपुर पुलिस कमिश्नरेट। कैमरामैन नौशाद के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस, कानपुर। पूरे घटनाक्रम पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आलोक शर्मा। आलोक, सुन पा रहे हैं आप हमें? आलोक, थोड़ा तेज बोलिएगा। आलोक, ये आज जो घटनाक्रम हुआ जिसमें 161 पुलिस वालों के ऊपर ये लग गया कि लापता हो गए हैं, छुट्टी पे गए होंगे, जाहिर सी बात है, और फिर लौटे नहीं है, क्या ये सब छुट्टी पे गए थे या किन्हीं और कारणों से नहीं आ रहे हैं? पंकज, ये जो छुट्टी नहीं थी, ये इन लोगों ने अलग अलग कारणों से लीव लगा के रखी थी, कोई ऑफिशियल लीव ही थी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 161 पुलिसकर्मी, जिसमें कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर तक की रेंज के पुलिसकर्मी हैं, और ये लापता हैं। और इनके खिलाफ आज जो बात हुई डीसीपी हेडक्वार्टर कासिम से, तो उन्होंने यही बोला है कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करी जाएगी, लेकिन साथ में एक जांच भी करी जाएगी। अगर कोई जेन्युइन कारणों से, अगर कोई वाजिब कारणों से लापता है या नहीं आ रहा है, क्योंकि जो रूटीन प्रक्रिया होती है कि जब कोई पुलिसकर्मी जाता है तो लाइन में तस्करा डालता है, उसके बाद वो वापस आता है, फिर तस्करा डालता है, उसके बाद वो अपनी निर्धारित जगह पर पहुंचता है। लेकिन 161 पुलिसकर्मियों का ना होना एक वैसे तो बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इसमें कई चूक है। ये हेडक्वार्टर की भी चूक मानी जा सकती है, ये आरआई की भी चूक, पुलिस लाइन की भी चूक मानी जा सकती है, क्योंकि अगर कर्मी गए हैं तो एक निर्धारित समय पर अवकाश लेके गए होंगे, और नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए, इसके बारे में जानकारी एक गंभीर विषय है। आलोक, ये जो 161 पुलिसकर्मी जो नहीं आ रहे हैं इतने दिनों से, ये कितने समय से नहीं आ रहे हैं? आपने जानना कोशिश की है चीज? ये पीछे करीब 3 महीनों का डेटा है। अच्छा, इन 3 महीनों में क्या उन लोगों ने अपनी तरफ से किसी तरीके का कोई पत्रावली या कोई भी चिट्ठी पत्री नहीं करी? उन्होंने कोई संवाद नहीं है उन 161 कर्मचारियों के द्वारा जो किया गया हो, और ये एक बड़ी घटना है कानपुर पुलिस की अगर बात करें तो। क्योंकि आपकी अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा ना, इस तरीके की लापरवाही हो सकता है, कुछ पुलिस वालों ने लापरवाही की हो सकता हो कुछ वाकई किसी समस्या में हो, बट लेकिन ये कि इस पर किस तरीके का आगे कार्रवाई करने के लिए उन्होंने बताया आपको डीसीपी साहब ने?
डीसीपी हेडक्वार्टर सैयद कासिम ने यही बोला है कि अगर कोई जेन्युइन कारण बता के कोई पुलिसकर्मी आता है तो उसकी बात सुनी जाएगी, लेकिन अगर कोई कार्रवाई कोई बिना किसी सही कारण के अगर आज भी अभी तक आमद नहीं कराई है तो उनके खिलाफ कठोरतम विधिक और विभागीय कार्रवाई करने का मन बना के चुका है पुलिस मुख्यालय कानपुर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि पुलिस विभाग के 161 पुलिसकर्मी बिना इंफॉर्मेशन पिछले 3 महीनों से लापता हैं और जिनका कि विभाग के साथ किसी तरीके का कोई संवाद भी नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक करने वाली घटना है जिस पर हम नज़र रखेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।